असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। वो दरवाजे पर ही रुक गई थी। वो परफ्यूम का खुतबा बेजरिया इस्तेमाल करते हुए उसे देखते ही रुका। उसे खुद पर नजर जमाए देखकर वो मुहब्बत सा मुस्कुराया। परफ्यूम को मिरर के सामने रखा और सोफे से अपना ब्लैक ओवर कोट उठाया। एंजल, बाहर ठंड है, आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए थे। आशीष ने अपने कपड़ों को देखकर उसको देखा था। प्यारी लग रही हैं आप। उसके जाना बढ़ता हुआ वो गंभीर लहजे में बोला। जून जो वो करीब आ रहा था, उसकी परफ्यूम की महक भी बढ़ रही थी। उसके कंधे पर अपना कोट रख कर दुरुस्त करते हुए उसे देख गया था, जो न जाने कम से उसे ही देख रही थी। एंजल, क्या देख रही हैं आप? उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ वो धीमे लहजे में आशीष ने सर को धीरे से हिलाया और नजरें फेरी थी। उसकी मोहब्बत में हर गुजरते दिन के साथ गिरफ्तार हो रही थी। चले, उसे सोचों में गुमसुम देख कर मुबस्सा मुस्कुराते हुए बोला। जी। वो मुस्कुराती उसके साथ बाहर निकली थी। वो अपनी ब्लैक BMW गाड़ी को निकाल चुका था। चौकीदार ने गेट को खोला। अशिक ने फ्रंट सीट का गेट खोला और फ्रंट सीट पर बैठ गई। अशिक, हाँ जी। उसके जन्म देखते हुए जवाब देती हुई बोली, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझ जैसे आम से शख्स की जिंदगी में मेरे रब ने इतनी मासूम सी, खूबसूरत सी, नादान सी लड़की लिख दी है। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। उसके हाथ को अंगूठे से सहलाते हुए स्पॉट लहजे में बोला था। आप आम से शख्स नहीं है शरी। मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। हर लड़की सोचती है कि उसका हमसफर ऐसा होगा। मैं ये सोचती हूँ, मुझे मेरे मालिक ने इन तमाम ख्वाबों से बढ़कर अता किया है जो मैंने कभी देखे थे। उसके खूबसूरत हाथ को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले। कनाडा के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी थी। उसका हाथ थामे वो VIP जोन की तरफ लाया था। वो फोन पर हेडक्वार्टर से आई ईमेल चेक करने लगा था। अशी ने घबराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा कर उसकी तवज्जो अपनी जानब खींची थी। उसे कंफ्यूज देखकर फोन टेबल पर रखता हुआ चेयर उसके करीब रखते हुए बैठा था। शायरी, हमें नहीं पता क्या ऑर्डर करना है। ये मेन्यू तो किसी और जुबान में लिखा हुआ है और बहुत भूख लगी है। वह उंगलियां चटाते हुए रूहान से लहजे में बोली, आपने डिनर ठीक नहीं किया था, शायद इसलिए। वो उसे संजीदगी से देखता हुआ बोला, हमें बहुत भूख लगी है, मीट को छोड़कर कुछ भी मंगवा ले। वो आसपास देती हुई मन बनाई। वो वेटर को इशारा करते हुए उसे ऑर्डर लिखवाने लगा। अशीर ने ग्लास वाल से नीचे चमकते हुए पानी का पोल देखा था, जहाँ लोग खड़े फोटोस बना रहे थे। आप मीट क्यों नहीं खाती एंजल? एक बार ट्राई करें, आपको शायद पसंद आ जाए। क्यों, आपको कोई मसाइल दरपेश है एक वेजिटेरियन लड़की के साथ रहने में? वो हाथ पर थोड़ी रखते हुए उसे मुस्कुराती देखते हुए मुस्कुराई थी। उसकी इस अदा पर उसका दिल पिघला था। वो मोहब्बत सा मुस्कुराया था। क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो? इब्रार बख्ती ने उन्नीस मल्लक को देखते हुए दरियाफ्त किया। दरअसल इस एजेंट का पता चल गया है, इस वक्त कनाडा में है। हमारे जासूस ने खबर दी है कि वो कोई मामूली सा मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, वह शाहवीर हैदर काजमी है। तुम्हारा मतलब शाहवीर हैदर काजमी, वो बिजनेस टाइकून? वो हैरानी से बुए उठाता हुआ कप मेज पर रखता हुआ बोला। हाँ, वही वही, लेकिन फिक्र मत करो, आज ही एजेंसी के कारिंदे से ठिकाने लगा देंगे। वो कल से नजर रखे हुए हैं उस पर। वो कनाडा में क्या कर रहा है? वो वहाँ अकेला नहीं है यारो, वो अपनी बेगम साहिबा के साथ वहाँ गया हुआ है और उसकी बेगम साहिबा को भी शूट करने का ऑर्डर दिया है। लो जी, उन्होंने तो सब कुछ अकेले अकेले कर लिया। इस दूसरे जन का क्या करना है? इब्रार बख्ती ने सवाल किया। उसका भी इलाज सोच लिया है, लेकिन फिलहाल रिचर्ड और मनोरा को छुड़ाने के लिए ध्यान दो। कल उन्हें दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। हमारे पास चांस है, अपने आदमियों को भेजकर उन्हें वहां से निकलवा लो। वो स्टील रॉड हाथों में थामे नीचे खड़े चमकते पानी को देख रही थी। शाबिर इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए रेस्टोरेंट के बैक ग्राउंड में गया हुआ था। अशीक ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े एक कपल को देखा, जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े फोटोज बना रहे थे। हे गर्ल, कैन यू हेल्प इस वो इस इंग्लिश लड़की से इशारा करते हुए बोली। अशीक उसकी जाना बढ़ गई थी। लड़की ने उसे कैमरा थमाया और अपने हस्बैंड के साथ मुस्कुराते हुए ठहरी। अशीक ने मुस्कुराते हुए उनके फोटोज बनाए। थैंक यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। वो लड़की उसे कैमरा लेते हुए खुश दिली से बोली। अशीक हल्की सी मुस्कुरा दी थी। वो आसमान को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गई थी। न जाने क्यों उसे बहुत घबराहट हो रही थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। अकेली खड़ी वो कुछ सोच रही थी। शामी ने उसे अकेला देखा, फिर फोन पॉकेट में डालते हुए उसकी जाना बढ़ा। किसी ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो चौंकी। उसे देखकर मगर फिर हल्की सी मुस्कुराई और आसमान को देखने लगी। क्या सोच रही हैं आप एंजल? आसमान पर जगमगाते सितारों के झुंड को देखते हुए स्पॉट लहजे में बोला। यही कि मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, वो धीमी आवाज में बोली। शमी के चेहरे पर स्पॉट तासरा छा गए थे। ऐसा क्यों कहा आपने? वो आसमान को देखते हुए बोला। वैसे ही, शायद जवाब आप जानते हैं। पहले आपको छोड़कर चले गए बगैर आपकी बात सुने। उसके बाद छोटी मम्मा ने जो कुछ किया उसके दौरान आपको टाइम भी नहीं दिया। आप कैसे सोच लेती हैं ऐसी बातें? आप मेरे साथ हैं। जहाँ तक आपके प्राइस की बात है, फिलहाल आप सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि फिलहाल सबसे जरूरी आपकी स्टडी है। आप नाराज नहीं होंगे? वो सर उठाती हुई धीमे लहजे में बोले। नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगी फिर लाजमी नाराज हो सकता हूँ। वो आसमां को देखते हुए बोला और वो मुस्कुराई थी।
और जैसे ही आपकी पढ़ाई एंड हो जाएगी उसके बाद आप अपने फ्रेश इंजाम दे सकती हैं। उसकी पेशानी पर रब रखते हुए वो धीमी लहजे में बोला, अशी के गाल सुधर पड़े थे, आप बहुत अच्छे हैं शाबिर। वो मुस्कुराते हुए उसकी शर्ट पकड़ती मनमनाई और मुस्कुराता हुआ उसके बालों को सहलाने लगा। चले जी, बहुत लेट हो गया है। उसकी याद दिलाने पर वो पीछे होती जल्दी से बोली थी। उसे वहां रुकने का कहकर बिल पे करने चला गया था। अशी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा जो मसरूफ से आगे बढ़ रहा था कि अचानक ही माहौल में खौफ की लहर दौड़ गई थी। यहाँ वहां सब भागे थे, सब लोग अपनी जगह पर जम गए थे। अशी ने डरते हुए शाबिर की जन्म देखा था जो इन लोगों को स्पॉट नजर देता हुआ थोड़ा पीछे हुआ था। अशी ने डरते हुए इस आदमी को देखा था जिसे भीड़ में पहचान चुकी इसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अशी के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। उससे पहले कि वो आदमी उसे छूता एक पा हुआ और अशी ने सहमी हुई नजरों से इन आदमी को देखा था जो एक दूसरे को इशारा करते हुए उनके जन्म भर रहे थे। अर्जेंट सरेंडर, योर वाइफ कैन लीव हियर अनहार्म्ड। शाबिर ने संजीदगी से पीछे सहमी हुई अशी को देखा। ओके, लेट हर गो सेफली, आई एम सरेंडरिंग। हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। उसका हाथ पकड़ती वो धीमे लहजे में बोली, फॉर गॉड सेक अशीक, जाए यहाँ से फौरन, कुछ नहीं होगा मुझे। शायरी, आई सेड गो। उसकी कलाई को सख्ती से झटकता वो घुराया। अशीक ने झटरी लेकर उसे देखा और फिर सहमी हुई नजर से इन आदमी को देखती धीमे कदमों के साथ वहां से एक जैनब निकल गई थी। वो दौड़ती हुई वहां से भागी थी। जब उसने सामने खड़े गार्ड को देखा उसकी धड़कन तेज हुई थी। वो एक दरवाजे को खोलती वहां से दूसरी जैनब भागी थी। वो गार्ड भी उसके पीछे दौड़ा था। वो संजीदगी से उसकी जन्म देखने लगा जहां से वो बाहर गई थी और फिर लोगों को देखा जो खौफ से उसे देख रहे थे। उस आदमी ने शाबिर के हाथों को एक हथकड़ी लगाई थी। वो संजीदगी से इन लोगों को देखता हुआ मुबहम सा मुस्कुराता हुआ वहां से निकला जिनमें बच्चे भी शामिल थे। उनकी जान खतरे में कैसे डालता। बेवकूफ, कहाँ है वो लड़की। बाहर खड़े गार्ड को देखते हुए वो आदमी दांत पीसता हुआ बोला। शाबिर ने स्मार्ट नजर से उसको देखा था जिसके साथ अशीक थी ही नहीं। सर, वो भाग गई है, हर कमरे में देख लिया है, कहीं भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। वो आदमी पेशमान लहजे में बोला, अमेजिंग जॉब एंजल, मेरी शेरनी है आप तो। वो दिल ही दिल में उसे दाद देता हुआ बड़बड़ाया, बाहर में जाए, छोड़ो उसे, जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया। वो आदमी शाबिर की जन्म देता हुआ बोला जो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजा गया था। वो सहमी हुई एक टेबल की ओट में छुप कर बैठी थर थर कांप रही थी। वो रोने का शुक्र फरमा रही थी। प्लीज अल्लाह पाक, शायर को कुछ ना हो, प्लीज अल्लाह पाक। वो हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती हुई बोली, चलो गाड़ी में। आदमी ड्रॉप से आगे को दिखा देते हुए कहा। वो मुंह बनाता हुआ आगे चल गया था। अभी नहीं, वेट फॉर माई कॉल मैक्स। वो धीमे लहजे में बुड़बुड़ाया। आदमी ने मुड़कर उसको देखा तो मासूमियत से देखते चुप हुआ था। क्या बोला तू? वो आदमी फुनकारता हुआ बोला। मैं कब कुछ बोला? वो तासब से साहिलाता हुआ मासूमियत से बोला। सब आदमियों ने एक दूसरे का मुंह देखा था। वो इतना मासूम तो था नहीं जितना कुछ उन्होंने सुना था। फिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? उसे गाड़ी में बिठाकर वो एक अनजान जगह पर आए थे जहां पर उनके ग्रोह के और भी लोग मौजूद थे। आज तेरे टुकड़े करेंगे, बड़ा शौक है ना तुझे हमारे सियासी मामला में पढ़ने का। आदमी ने दांत पीसकर उसे गाड़ी में उतारा था। तुम सब एजेंसी के चूजे हो ना? वो कहकर लगाता हुआ सबको चौंका गया। क्या बोला तू? वो आदमी उसकी शिर का गिरबान पकड़ता हुआ बोला। और तुम रूस से हो? वो एक हबशी आदमी को देखता कहकर लगाकर बोला। सबने एक दूसरे के मुंह को देखा था। तुझे कैसे पता? बोल। उसका गिरबान पकड़ता हुआ फुनकारा उसे तपाने होते हुए मुस्कुरा गया था। सुनसान रोड पर एक ब्लैक लैंड क्रूजर की आवाज के साथ रुकी थी। उसके पीछे एक और उसके पीछे एक और इस तरह 6 गाड़ियां वहां रुकी थी। सभी ने बिल्डिंग की खिड़की से गाड़ियों को रुकते हुए देखा था। वो मुस्कुराता हुआ कान से छोटी सी चिप निकालकर उसके मुंह पर मार चुका था। जीपीएस नाम की चीज का पता होगा गवार लोगों? उन्हें देखता हुआ बोला। वो लोग खौफो हरास से दूसरे को देखने लगे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मार डालो उसे। वो आदमी चीहा। वो चेयर से उठता हुआ चेयर को पैर से उठाता हुआ दूसरे पैर से उसे किक मारकर उस आदमी के मुंह पर मार चुका था। ब्लैक फुट में मलबूस कुछ कद आवर आदमी वहां दाल हुए थे। वो संजीदगी से नीचे गिरी चाबी को हथकड़ी में घुमाते हुए नीचे से पिस्टल उठाता हुआ आगे बढ़ा था जब एक आदमी ने उसके बाजू पर फायर किया था। वो उसके बाजू को छूकर गुजरी थी और इस पर फायर करता हुआ दूसरा आदमी को गर्दन से पकड़ता हुआ जमीन पर पटक गया था। कमरे की लाइट बंद हुई थी। वो डरते हुए खामोश सी एक जगह से उठी थी। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती थी मगर दरवाजा बंद हो चुका था। शायद रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। कोई है, प्लीज दरवाजा खोले। वो दरवाजे पर हाथ मारती हुई चलाई मगर वहां कोई होता तो दरवाजा खोलता। स्टाफ और मैनेजर पहले ही खौफ से वहां से निकाल कर रेस्टोरेंट बंद कर चुके थे। वो थर थर कांप रही थी क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज था। प्लीज दरवाजा खोलें, कोई है, प्लीज दरवाजा खोलें। वो चिल्ला चिल्ला कर उसकी आवाज बैठ गई थी। अल्लाह पाक, प्लीज शैडो को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखिएगा। वो दोनों हाथ आपस में रगड़ती हुई कांपती हुई कोने में बैठी उसके कोट में खुद को छिपाते हुए बोली थी। उसके हाथ पैर ठंडे होकर बर्फ बन चुके थे। यू ओके लूसीफर, यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, लेट्स गो। मैक्स जो उसका काफी अच्छा दोस्त था उसका हाथ थमता हुआ उसके बाजू को देता हुआ बोला जिससे खून बह रहा था। थैंक्स यू फॉर सेविंग मी मैक्स,
यू गाइस वो मैं मैनेज कर लूंगा, इन लोगों को रेड रूम्स ट्रांसफर करो, इनकी चमड़ी उतारने में बहुत मजा आएगा। वो इन लोगों को कहर बरसाती नजर से देखता हुआ लब बेचते बोला, फाइन मैं सब हैंडल कर लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं ठीक हूँ मैक्स, मुझे उसे ढूंढना है, वो स्पॉट लहजे में कहता हुआ बाजू पर हाथ रखता हुआ बोला, फाइन लेकिन पहले तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो और इस सहम पर स्टिचेस लगवा लो। इन लोगों से अपने तरीके से एक एक आदमी का नाम लगवा लेंगे। बगैर से बोलने का मौका दिए मैक्स उसे फ्रंट सीट पर बैठाता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को अस्पताल की तरफ दुढ़ा चुका था। उसकी पेशानी पर हाथ रखकर जायर ने मुस्कुराकर उसको देखा, जो सुकून से सो गया था। कुछ देर पहले उसका जिस्म बुखार से झुलस रहा था और वह बिल्कुल नॉर्मल था। आपकी जायरा हमेशा आपके साथ है और रहेगी, उसका हाथ पकड़ती वो धीमे लहजे में बोली। उसकी पेशानी पर आए सिल्की बालों को पीछे किया और गहरी नींद में था। हाँ, उसका हाथ थाम कर ही सोया हुआ था, वो अभी तक छोड़ा नहीं था उसका हाथ उसने। कितने मासूम से हैं आप मरजान, लेकिन कभी बहुत तंग किया करते थे आप हमें, और बहुत डराया भी करते थे। उसे देखते हुए हल्की सी मुस्कुराई और बोली, और आंखें खोलता हुआ मुस्कुराया था। जायरा ने चौंक उसको देखा, जो आंखें खोले उससे मुस्कुराते हुए देख रहा था। और इस दौरान सबसे बड़ी सजा मुझे मिली, मेरी ज़रा मेरे पास थी और मैं उसे दुनिया जहां में दीवाने की तरह ढूंढता फिर रहा था। आपकी जुदाई ने मेरा हाल बिगाड़ दिया था, रही सही कसर दुश्मनों ने पूरी कर दी और मैं नफसियाती मरीज बन गया। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। जब उसकी बात सुनकर जायरा का दिल पर हंजर की तरह लगी थी। छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ सहा लिया था। मेरी कुल कायनात आप है जारा। जितने साल मैंने आपके बगैर आपकी यादों में गुजारे हैं, वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। वो पुरसुकून होकर उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, ऐसा मत कहें, अब आप बिल्कुल ठीक हैं और हम आपके पास हैं। उसके सीने पर सर रखती हुई बोली, लेकिन अगर सच में आपको खो देते तो आज मरजान का आदमी जिंदा ना होता। एक उम्मीद मेरे दिल में जो मुझे आपको होने का एहसास दिलाती है। सार ने धीरे से सर को हिलाते हुए उसके खूबसूरत हाथ को अपने हाथ में लेकर उस पर बोसा दिया था। आप अकेले नहीं हैं, याद रखिएगा, आपकी ज़रा आपके पास, आपकी फैमिली आपके साथ है, कुछ भी अकेले नहीं सहेंगे अब आप जान। वो मोहब्बत सा मुस्कुराया था। जारा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर आंखें बंद करते हुए सो गई थी। उसने संजीदगी से उस पर भी ब्लैंकेट डाला था। गाड़ी को पार करता हुआ वो स्पॉट नजर से आसपास देख रहा था। अशी कहाँ है आप? वो फोन निकालकर उसके नंबर पर कॉल करता हुआ बोला, मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि उसका फोन तो वीआईपी जोन में ही रह गया था। उसने संजीदगी से रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को देखा था और आंखें बांध की थी। ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजर चुका था। वो आंखें वाह करते हुए गाड़ी को लॉक करता हुआ गेट पर खड़े चौकीदार के पास आया था। साहब आप? चौकीदार उसको देखकर चौंका। मेरी वाइफ? मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो हमारे जाने के बाद यहाँ से बाहर गई थी? ये उनकी फोटो है। वो फोन पर उसकी फोटो दिखाते हुए बोला, नहीं साहब, आपके साथ तो अंदर तो जाते देखा था, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं। आप गेट खोल देंगे? मैं एक बार तसल्ली करना चाहता हूँ। वो संजीदगी से बोला, जी साहब, मगर जल्दी करिएगा, अगर रेस्टोरेंट के मैनेजर को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो गेट का लॉक खोलते हुए बोला। उसने स्पॉट नजर से गेट को देखा और फिर तेज कदमों के साथ अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन करते हुए अंदर दाखिल हो गया था। अशी कहाँ हैं आप? उसके समात में जैसे ही उसकी आवाज पड़ी, ठंडे फर्श पर पड़े उसके वजूद ने हरकत की थी। वो कांपते हुए हाथ को दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी, मगर उसके पैर सुन्न हो चुके थे। ठंड की वजह से वजूद सफेद पड़ चुका था। सोचने समझ की सिलाई से वो महरूम हो रही थी। ठंड उसके दिमाग को, उसके जिस्म को अपनी पनाह में ले चुकी थी। हाथ की मुट्ठी बनाकर वो ठंडे फर्श पर टकाते उठने की कोशिश करने लगी। शाह, हम उसके लब थरथराए थे, मगर आवाज ने उसका साथ देने से इनकार किया था। वो दीवाना वार हर दरवाजे पर रुक कर उसे ढूंढ रहा था, मगर हर बार ही उसे मायूसी हो रही थी। चारों तरफ देखकर वह मायूस हुआ था और वापस जाने के लिए पलटा था। जब उसके कदम ठहरे थे, उसने संजीदगी से अपना पैर पीछे लिया था। उसका नीचे गिरा पैंडेट देख कर वो रुका था, जो उसके पैर के नीचे आया था। वो शायद टूट भी गया था। उसे स्पॉट नजर से उसे देखकर उससे उठाकर देखा और आसपास देखा था। वो कांपती हुई आंखें बंद कर गई थी। वो बिल्कुल सफेद पड़ गई थी सर्दी की वजह से। वो कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे के सामने रुका था और उसका दिल तेजी से धड़का था। एंजल, उसने दरवाजे पर हाथ रखकर स्पॉट नजर से उसके पैंडेट को देखा, फिर अचानक सख्ती से दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोला। बर्फ बनी अशीक के लब थरथराए। उसने उसकी आवाज जरूर सुनी थी, मगर सर्दी की वजह से उसका पूरा वजूद शल पड़ गया था। अशीक, क्या आप अंदर हैं? जवाब दें। वो दोबारा दरवाजे पर हाथ रखता हुआ बोला था। उसका दिल ना जाने क्यों इतनी शिद्दत से धड़क रहा था। बगैर परवाह किए उसने दरवाजे को जोरदार धक्का देकर खोला था। सामने ही उसके कोट को मुट्ठी में बीचे फर्श पर गिरी हुई नजर आई थी। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ रहा था। उसके हाथ को छूते हुए वो शल हुआ था। उसके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। उसे जल्दी से उसे उठाता हुआ वो बाहर निकला था। फ्लैश लाइट की रोशनी में उसने उसका चेहरा, सफेद पड़ता हुआ चेहरा देखा। उसका दिल तेजी से धड़का था। वो उसे उठाए जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ा था। चौकीदार ने परेशानी से उनको देखा था। वो दीवाना वार बार बार एक हाथ से उसका चेहरा थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो आंखें नहीं खोल रही थी। वो चौकीदार को शुक्रगुजार नजर से देखता हुआ अपनी गाड़ी की बैक सीट का गेट खोलता हुआ उसे बैक सीट पर लटा गया था। उसने संजीदगी से अपने बाजू से बहता हुआ खून देखा था। शायद उसके बाजू से स्टिचेस खुल के थे। उसे उठाने की वजह से वो अपने बाजू से बहता हुआ खून देखता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा था और गाड़ी को तेज स्पीड से
अपने गाड़ी की जहन्नम दुहराया। इस वक्त अपनी कोठी पर रियाज बेसुकून से हवा पे खरगोश की नींद सो रहा था जब उसके फोन ने बजना शुरू किया था। वो बेमजा होकर फोन उठाकर कान से लगा के गया। क्या बकवास कर रही हो? दूसरी तरफ की बात सुनकर वो तन फन करता हुआ उठ बैठा था। लेकिन वो कनाडा में था बेवकूफ, वहां से मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम कैसे बचाने आ सकती है? रियाज बेग फनकारा। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर नहीं थे, ना ही उनका यूनिफॉर्म मिलिट्री ऑफिसर्स वाला था। वो खुद मशकूक लग रहे थे। मैंने ऐसा स्याह मशकूक हुड वाला लिबास आज तक नहीं देखा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या स्याह हुड वाला लिबास? रियाज बेग सोच में पड़ा। अब तक होने वाले तमाम वाकयात उसके दिमाग में घूमने लगे। नेटवर्क का जानना, अकाउंट से पैसे गायब होना वगैरह। और सर, वो इन लोगों को रेड रूम ट्रांसफर की भी बात कर रहा था। रियाज बेग को पसीने छूटे थे। चलो ठीक, तुम फोन रखो, वही खिलाते हुए कहकर काल मुनकत करता हुआ जल्दी से बेड से उतरा और तेजी से अपनी गाड़ी की चाबियां उठाता हुआ बाहर निकला था। उसकी नींदें उड़ गई थी और अब न जाने आधी रात को उसने कौन सी दौड़े लगनी थी।